वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 12 यानी चैप्टर 12, जिसका नाम है व्रत से संबंधित क्षेत्रफल यानी एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स। इस अध्याय में हम 3 मुख्य बातों पर चर्चा करेंगे। नंबर 1, व्रत के परिमाप यानी पेरीमीटर एवं क्षेत्रफल यानी एरिया की संकल्पना पर के कॉन्सेप्ट पर। नंबर 2, त्रिज्यखंड यानी सेक्टर एवं वृत्तखंड यानी सेगमेंट के क्षेत्रफल ज्ञात करने की प्रक्रिया पर। और नंबर 3, समतल आकृतियों के संयोजनों यानी कॉम्बिनेशंस के क्षेत्रफल ज्ञात करने पर। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम आइए थोड़ा सा रिकॉल करते हैं व्रत संबंधी प्रमुख शब्दावली को। व्रत संबंधी प्रमुख शब्दावली की चर्चा हालांकि हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से पुनर्स्मरण की दृष्टि से, रिकॉल की दृष्टि से एक बार हम इसे दोहरा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्रत की यानी सर्किल की। व्रत या सर्किल क्या होता है? सर्किल या व्रत का मतलब होता है किसी तल पर मौजूद, किसी प्लेन में मौजूद बिंदुओं का समूह, बिंदुओं का ग्रुप जो कि किसी स्थिर बिंदु से, जो कि किसी फिक्स पॉइंट से नियत दूरी पर हो, कांस्टेंट दूरी पर स्थित हो, उसको हम व्रत कहते हैं। जैसे ये पॉइंट्स हैं, ये बिंदुओं का कोई समूह है और ये बिंदुओं का समूह किसी स्थिर बिंदु से, यानी स्थिर बिंदु ये जो O है, इस स्थिर बिंदु O से एक निश्चित दूरी पर है, यानी इन बिंदुओं की और इस O की दूरी फिक्स है, प्रत्येक बिंदु से फिक्स है। ठीक है, तो व्रत क्या है? व्रत किसी तल पर मौजूद बिंदुओं का ऐसा समूह जो कि किसी स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर स्थित हो, ऐसी को हम कहते हैं व्रत या सर्किल। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी।
दूसरी बात है परिधि या सर्किल की, सॉरी परिधि या सरकमफ्रेंस की। परिधि को अंग्रेजी में बोलते हैं सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस। परिधि या सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होता है? किसी तल पर मौजूद बिंदुओं का जो समूह है उसकी कुल लंबाई, जिस बिंदुओं की समूह की हम बात कर रहे हैं उस बिंदुओं के समूह की कुल लंबाई जो कि किसी स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर स्थित होते हैं। यानी जिन बिंदुओं की हम बात कर रहे हैं वृत्त के रूप में, उन सभी बिंदुओं की कुल लंबाई जो है, पूरी कुल लंबाई टोटल पूरे वृत्त में जितने भी बिंदु हैं उनकी कुल लंबाई जो है वो वृत्त की परिधि कहलाती है, सरकमफ्रेंस कहलाती है। ठीक है, यानी अगर हम कोई बिंदु ए से स्टार्ट हो, ये कोई ए बिंदु है, इस बिंदु से चालू हो और सभी बिंदुओं को गिने और वापस से घूम करके इस ए बिंदु पर आ जाएं हम, तो ये एक राउंड के अंदर जितनी दूरी तय की गई है, जितनी लंबाई तय की गई है, ये जो दूरी है ये कहलाती है परिधि या सरकमफ्रेंस। ठीक है, अब बात आ रही है केंद्र की। केंद्र, सेंटर, सेंटर किसको बोलते हैं हम लोग? वह स्थिर बिंदु जिससे नियत दूरी पर बिंदुओं का समूह स्थित होता है। वह स्थिर बिंदु यानी ये वाला स्थिर बिंदु जिससे नियत दूरी पर, कांस्टेंट डिस्टेंस पर बिंदुओं का समूह होता है। इस बिंदु से कांस्टेंट नियत दूरी पर बिंदुओं का समूह स्थित होता है, तो इसको हम कहते हैं सेंटर। ये जो स्थिर बिंदु है इसको हम कहते हैं सेंटर। देखिए, वृत्त की परिभाषा में हमने क्या कहा था? किसी तल पर मौजूद बिंदुओं का समूह जो कि किसी स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर स्थित हो। तो ये जो स्थिर बिंदु है, इसी स्थिर बिंदु को हम सेंटर कहते हैं। सेंटर को हम सी से या ओ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो सेंटर की बात हो गई। अब बात करते हैं त्रिज्या यानी रेडियस। त्रिज्या या रेडियस का मतलब क्या होता है? परिधि पर स्थित, सरकमफ्रेंस पर स्थित। परिधि क्या है? ये जो राउंड दिख रहा है हमें पूरा, ये पूरी परिधि है। परिधि पर स्थित किसी बिंदु, कोई भी बिंदु हो परिधि पर स्थित, मान लीजिए ये बिंदु है ए और ये है केंद्र हमारा, सेंटर है ओ। तो ए को ओ से मिलाने वाली रेखा यानी ए और ओ के बीच की जो दूरी है, परिधि पर स्थित किसी बिंदु तथा केंद्र के बीच की जो फिक्स दूरी होती है, इस दूरी को हम त्रिज्या या रेडियस बोलते हैं। त्रिज्या या रेडियस बोलते हैं। ठीक है, रेडियस को हम आर से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, आर से। ठीक है, एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, समान वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, ये हमें याद रखनी है। कहने का मतलब ये कि अगर ओ ए कोई त्रिज्या है और अगर मान लीजिए इसी वृत्त के ऊपर हम दूसरा बिंदु ले लें बी और बोले ओ बी, तो क्या ओ ए और ओ बी बराबर होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे। ओ ए बराबर ओ बी होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि समान वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। ठीक है, रेडियस ऑफ सेम सर्किल आर इक्वल। ठीक है, चलिए, ये तो बात हो गई त्रिज्या की बात। अब हम बात करते हैं जीवा या कॉर्ड की। जीवा या कॉर्ड, जीवा को बोलते हैं कॉर्ड। ठीक है, अब जीवा या कॉर्ड का मतलब क्या है? परिधि पर मौजूद दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। ये कोई वृत्त है और वृत्त की परिधि पर कोई भी दो बिंदु हैं, कोई भी दो बिंदु हो सकते हैं, ये और ये, इसको ए बी मान सकते हो आप, या फिर ये वाले बिंदु हो सकते हैं, ये, इसको आप सी डी मान लो, या इसको आप कोई सा भी मान सकते हो। आप कोई से भी दो बिंदु परिधि पे आप ले सकते हो। और परिधि पर मौजूद दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है, ये रेखा, इन दोनों बिंदुओं को अगर मिला रही है तो ये रेखा हमारी क्या हो गई? कॉर्ड हो गई, जीवा हो गई। ठीक है, सी और डी को मिलाने वाली रेखा, ये भी हमारी कॉर्ड हो गई, जीवा हो गई। ए और सी, इसको मिलाने वाली रेखा, ये भी हमारी कॉर्ड हो गई, जीवा हो गई। और बी और डी, इसको मिलाने वाली ये रेखा भी हमारी जीवा हो गई, कॉर्ड हो गई। ठीक है, तो परिधि पर मौजूद किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा
क्या कहलाती है? जीवा या कॉर्ड कहलाती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम व्यास की या डायमीटर की। देखिए, परिधि पर मौजूद दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा हमने अभी अभी बताया क्या होती है? कॉर्ड होती है। और ऐसी रेखा, ऐसी कॉर्ड, ऐसी जीवा जो कि केंद्र से होकर के गुजरती है, उस जीवा को हम कहते हैं व्यास। ठीक है, वृत्त के दो बिंदुओं को, वृत्त की परिधि पर मौजूद स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली ऐसी रेखा जो कि केंद्र में से होकर के गुजरती है। ठीक है, वृत्त की परिधि पर मौजूद दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम बोलते हैं कॉर्ड या जीवा। ठीक है, तो ऐसी जीवा जो केंद्र में से होकर के गुजरती है या परिधि पर, वृत्त की परिधि पर मौजूद दो बिंदुओं को मिलाने वाली ऐसी रेखा जो केंद्र में से होकर के गुजरती है, उसको हम कहते हैं व्यास या डायमीटर। और डायमीटर को हम स्मॉल डी से प्रकट करते हैं। यहां पे हम आपको बता दें कि व्यास जो होता है त्रिज्या का दोगुना होता है। d बराबर 2 इंटू आर, जो त्रिज्या होती है, रेडियस जो होता है उसका दुगना होता है। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 3 मीटर दी हुई है या 3 सेंटीमीटर दी हुई है और उसका डायमीटर पूछा जाए तो उसका डायमीटर हो जाएगा 3 इंटू 2 यानी 6, 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 6। और अगर किसी वृत्त का डायमीटर हमें 20 सेंटीमीटर दे रखा है तो उसकी जो रेडियस कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी, d/2 यानी 20/2 यानी 10 हो जाएगी, रेडियस 10 हो जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखने वाली बात है कि वृत्त की त्रिज्या और व्यास, रेडियस और डायमीटर, इनमें कैसा संबंध होता है कि त्रिज्या जो होती है वो डायमीटर की आधी होती है, व्यास की आधी होती है। अर्थात व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगुना होता है, दोगुना होता है। ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी व्यास की। अब हम बात करेंगे चाप यानी आर्क की। चाप यानी आर्क की। चाप या आर्क किसे कहते हैं? देखिए, दो बिंदुओं के बीच स्थित वृत्त की परिधि का भाग, कोई भी वृत्त है उसकी परिधि पर हमने कोई भी दो बिंदु लगा दिए, कोई भी दो बिंदु लगा दिए, ए और बी। इन दोनों बिंदुओं के बीच में जो वृत्त की परिधि का भाग आ रहा है, ये जो हिस्सा आ रहा है, ये हिस्सा जो है वो चाप या आर्क कहलाता है। चाप या आर्क कहलाता है। ठीक है, चाप को लिखने का तरीका क्या होता है? जैसे ए बी चाप लिखना है हमारे को, तो चाप पे ये इस तरह की लाइन बना देते हैं तो चाप बन जाता है। ठीक है, ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच स्थित वृत्त की परिधि का जो भाग होता है, वृत्त की जो सर्कमफ्रेंस होती है, उसका जो पार्ट होता है, उसको हम चाप या आर्क कहते हैं। ठीक है, चाप या आर्क के बाद में अब हम बात करेंगे अर्धवृत्त पर, यानी सेमी सर्किल पर। अर्धवृत्त या सेमी सर्किल का मतलब क्या है? नाम से स्पष्ट हो रहा है, वृत्त का आधा। मान लीजिए ये कोई वृत्त है और इस वृत्त को हम समान दो भागों में बांट दें, बीचों बीच वृत्त के बीच में एक व्यास खींच दें, एक डायमीटर खींच दें, यानी ऐसी रेखा खींच दें जो वृत्त के केंद्र में से होकर के गुजरे। तो ये जो डायमीटर है, ये जो व्यास है, ये वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देता है और प्रत्येक भाग जो होता है वो एक अर्धवृत्त कहलाता है। तो अर्धवृत्त की शेप कैसी हो जाती है? इस तरह की हो जाती है। ये अर्धवृत्त है हमारा। जब भी अर्धवृत्त की बात होगी तो यहाँ पे देखो, ध्यान देने वाली बात यह है कि अर्धवृत्त में क्या होता है, परिधि जो होती है, जो पूरा वृत्त की जो परिधि होती है, सर्कमफ्रेंस जो होती है पूरे वृत्त की, वो आधी हो जाती है। देखिए, पूरी ये जो परिधि है इसकी आधी हो जाती है, ये परिधि आधी हो गई। ठीक है, और दूसरी चीज साथ में क्या चीज ऐड हो गई? प्लस ये जो चीज है, ये व्यास जो है, व्यास यानी 2r। व्यास का मतलब होता है r का दुगुना, रेडियस का दुगना। तो व्यास यानी 2r या d इसमें ऐड हो जाता है। ठीक है,
तो अगर हम अर्धवृत्त के कभी भी परिमाप की बात करें तो इसका मतलब हो गया कि जो वृत्त का परिमाप है उसका तो आधा कर दो और उसके बाद में उसके अंदर व्यास जो है d जो है उसको जोड़ दो। व्यास को जोड़ दो मतलब त्रिज्या का दुगना उसमें ऐड कर दो। ठीक है, ये तो बात हो गई अर्धवृत्त की। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम चौथाई वृत्त की। चौथाई वृत्त जो है इसको हम बोलते हैं क्वार्टर सर्किल। चौथाई वृत्त को बोलते हैं क्वार्टर सर्किल, यानी वृत्त का चौथाई। यानी अगर किसी वृत्त को हम 4 भागों में बांट दें, यानी 4 बराबर भागों में बांट दें, तो प्रत्येक भाग एक चौथाई कहलाता है, एक क्वार्टर सर्किल कहलाता है। ठीक है, तो जैसे ये जो भाग है इस भाग को हम इस तरह से बना देंगे, चौथाई सर्किल हो गया हमारा, क्वार्टर सर्किल हो गया, वृत्त का चौथाई। अब चौथाई सर्किल में क्या चीज हुई, देखिए चौथाई सर्किल के अंदर क्या चीज हुई। अगर हम परिमाप की बात करें, पेरीमीटर की बात करें, तो जो परिधि थी हमारी वृत्त की, पूरे वृत्त की जो परिधि थी, उस परिधि में अगर हम 4 का भाग लगा दें, क्योंकि चौथाई की बात कर रहे हैं, उसका चौथाई, उसमें 4 का भाग लगा दें, तो परिधि की लंबाई, वृत्त की टोटल परिधि भाग 4, और उसके बाद में उसमें ऐड करना है हमें, देखिए ये वाली त्रिज्या r और ये वाली त्रिज्या r, 2 त्रिज्याएं हमें जोड़नी है, यानी 2r हमें जोड़ना है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई चौथाई वृत्त की या क्वार्टर सर्किल की। ठीक है, अब बात करते हैं हम इंपॉर्टेंट वृत्तखंड की। वृत्तखंड सेगमेंट, जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र। कोई भी वृत्त हो, उस वृत्त के अंदर जीवा, कोई भी जीवा खींचने का मतलब क्या होता है, वृत्त की परिधि पर कोई भी जो 2 बिंदु हैं उनको मिलाने वाली जो रेखा होती है वो जीवा कहलाती है। तो जीवा यानी वृत्त की परिधि पर मौजूद 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, जिसको A और B मान लेते हैं इसको, और संगत चाप, संगत आर्क चाप, ये चाप मतलब ये जो है A से B तक की जो दूरी है, परिधि की जो दूरी है, ये चाप। ठीक है, यानी ये जो दूरी है A से B तक की संगत चाप, तो जीवा और संगत चाप के बीच का जो क्षेत्र है, यानी ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम कहते हैं वृत्तखंड, यानी वृत्त का खंड। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको सेगमेंट। ठीक है, सेगमेंट समझ में आएगा। जीवा और संगत चाप के बीच का जो क्षेत्र है वो वृत्तखंड या सेगमेंट कहलाता है। ठीक है, ठीक है, चलिए वृत्तखंड के बाद में अब हम बात करते हैं त्रिज्यखंड की। त्रिज्यखंड सेक्टर, 2 त्रिज्याओं, जैसे ये एक वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है O, इसकी 2 त्रिज्याएं हैं O, इसको A मान लेते हैं, OA और OB, OA और OB 2 त्रिज्याएं हैं। तो 2 त्रिज्याओं यानी OA और OB एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र, कॉरस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का क्षेत्र, यानी संगत चाप मतलब यहाँ पे कोई भी बिंदु हम C मान लेते हैं या PC मान लेते हैं, यहाँ पे कोई बिंदु, ये चाप को लिखने का तरीका है। तो OACB, यहाँ कोई बिंदु ले लिया हमने C, तो OACB ये जो है, ये पूरा का पूरा ये जो क्षेत्र है, ये क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड या सेक्टर। ठीक है, 2 त्रिज्याओं यानी OA और OB और संगत चाप का मतलब है ACB, ये जो चीज है ACB, ये इनके बीच का क्षेत्र, यानी ये वाला जो क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है, ये क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड, सेक्टर। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण शब्द पाई पर। पाई को हम संकेत रूप में इस तरह से लिखते हैं, 2 लाइनें और ऊपर से ये लाइन, पाई। पाई क्या है, पाई एक लैटिन शब्द है। पाई एक लैटिन शब्द है जो कि
एक अपरिमेय संख्या को प्रकट करता है, एक इरेशनल अपरिमेय संख्या को प्रदर्शित करता है। इसका दशमलव प्रसार डेसिमल एक्सपेंशन, अगर इसके दशमलव प्रसार की हम बात करें तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो अवसानी है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है इसका मतलब ये खत्म ही नहीं होता है, अनावसानी, इसका अवसान नहीं होता है। नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट ही नहीं होता है, खत्म ही नहीं होता है। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार खत्म ही नहीं होता है, चलता ही रहता है। और अनावर्ती है, नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। अनावर्ती या नॉन रिपीटिंग का मतलब होता है रिपीट नहीं हो रही है कोई भी चीज। जैसे 3.14, फिर 1 2 3 4 5 कुछ भी चीजें है वो चलती जा रही, खत्म ही नहीं हो रही। तो एक तो ये अनावसानी है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और दूसरी ये अनावर्ती है, यानी इसकी आवर्ती नहीं होती है, नॉन रिपीटिंग है, ये रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने पाई का मान 3.1416 बताया था। काफ़ी लंबा पाई का नाम, पाई का जो मान है वो काफ़ी लंबा है, और व्यवहारिक कार्यों के लिए प्रैक्टिकली जब भी हम गणित के प्रश्न हल करते हैं तो हम पाई का मान जो है या तो 22/7 लेते हैं 22/7, और या फिर हम लेते हैं 3.14 ये पाई का मान हम लेते हैं व्यवहारिक कार्यों में गणित के सवालों को हल करते समय। ठीक है, पाई के मान के बाद में अब हम समझेंगे परिमाप यानी पेरीमीटर और क्षेत्रफल यानी एरिया के अर्थ को। देखिए, कोई भी आकृति हो, जैसे मान लीजिए ये कोई त्रिभुज, इस आकृति में, किसी भी आकृति में इसके अनुदिश अलोंग, यानी अगर हम इसके साथ साथ ये बिंदु ए मान लें ए, और इस आकृति के साथ साथ अलोंग यानी साथ साथ अनुदिश, इस आकृति के अनुदिश एक बार चलें, यानी यहां से चलें और एक राउंड काट करके वापस से यहां पर आ जाएं ए बिंदु पर। ठीक है, तो ये जो एक राउंड हमने काटा है, इस एक राउंड के अंदर जो दूरी तय की गई है उसको इस आकृति का हम परिमाप कहते हैं या पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है, किसी आकृति के अनुदिश एक बार चलने में तय की गई दूरी उसका परिमाप या पेरीमीटर कहलाता है। ठीक है, वृत्त के संबंध में जब भी हम वृत्त की बात करते हैं तो ये जो पेरीमीटर होता है, यानी मान लीजिए बिंदु ए से इस आकृति के यानी वृत्त के अनुदिश हम चले और एक राउंड चले तो जो दूरी तय की गई उस दूरी को हम परिमाप या पेरीमीटर कहते हैं। और जब हम वृत्त की बात करते हैं तो इस पेरीमीटर या परिमाप को हम परिधि बोलते हैं। परिधि को सरकमफ्रेंस बोलते हैं, अंग्रेजी में सरकमफ्रेंस बोलते हैं। वृत्त के संबंध में परिमाप या पेरीमीटर को हम परिधि या सरकमफ्रेंस कहते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी परिमाप किसको कहते हैं। परिमाप का मतलब क्या हुआ? परिमाप का मतलब हुआ कोई भी आकृति हो, उस आकृति के अनुदिश एक बार चलने में जितनी दूरी तय की जाती है उस दूरी को हम परिमाप या पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं वृत्त की तो इस परिमाप या पेरीमीटर को हम परिधि भी कह देते हैं, सरकमफ्रेंस भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारी परिमाप या पेरीमीटर की। अब हम बात कर रहे हैं क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल किसको कहते हैं? क्षेत्रफल का मतलब होता है कोई भी आकृति हो, उस आकृति के द्वारा जितना क्षेत्र घेरा जाता है, जितना जगह घेरी जाती है, जितनी जगह घेरी जाती है। अगर हम एक त्रिभुज बनाएं और उसको कागज से काट लें और उसको हम कहीं पे रखें तो जितनी जगह घेरेगी, किसी आकृति के द्वारा घेरा गया स्थान जो है, घेरा गया जो क्षेत्र है, वो कहलाता है क्षेत्रफल। आई बात समझ?
ठीक है। इस अध्याय में हम वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल की बात करेंगे। तो आइए करते हैं। देखिए, वृत्त का जो परिमाप है और उसका जो क्षेत्रफल है, ये ज्ञात करने के लिए हमें कुछ फार्मूले की आवश्यकता पड़ती है। तो वृत्त का जो परिमाप होता है, उसका जो पेरीमीटर होता है, उसका जो फार्मूला होता है, उसका जो सूत्र होता है, वो होता है 2 पाई r। 2 पाई r, ठीक है। वृत्त के परिमाप का, पेरीमीटर का फार्मूला है 2 पाई r। यहां पे 2 मतलब तो 2 है ही। पाई, पाई के बारे में हमने आपको अभी भी बताया ही है। पाई क्या होता है? एक प्रकार की अपरिमेय संख्या, एक लैटिन प्रतीक है ये, एक अपरिमेय संख्या का, ठीक है। और इसका जो मान होता है वो या तो हम 22/7 मानते हैं, या तो हम 22/7 मानते हैं, या हम 3.14 मान लेते हैं। आर क्या है? आर है रेडियस। रेडियस यानी त्रिज्या। कोई भी वृत्त, जिस भी वृत्त की हम बात कर रहे हैं, उस वृत्त की रेडियस, उस वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या का मतलब होता है परिधि और केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है। परिधि पर मौजूद किसी बिंदु और केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है, वो त्रिज्या कहलाती है, आर कहलाती है। त्रिज्या को हम आर से प्रकट करते हैं। त्रिज्या व्यास का यानी डायमीटर का आधा होता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी वृत्त के परिमाप की। हमने बताया कि वृत्त के जो परिमाप का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 पाई r, ठीक है। ये हमें याद रखना है। इसी तरह से अगर हम वृत्त के क्षेत्रफल की बात करें, उसके एरिया की बात करें, तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी वृत्त का जो एरिया है, एरिया ऑफ सर्किल, उसका फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर। यानी हमें अगर रेडियस मालूम है, पाई मतलब तो हम जानते हैं 22/7 या 3.14। आर मतलब रेडियस, रेडियस यानी त्रिज्या। रेडियस या त्रिज्या का मतलब हमने क्या बताया अभी? परिधि पर मौजूद, वृत्त की परिधि पर मौजूद किसी बिंदु से उस वृत्त के केंद्र के बीच की जो दूरी होती है वो त्रिज्या या आर कहलाती है, ठीक है। तो क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया हमारा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई का मतलब हम जानते ही हैं, आर रेडियस का मतलब हम जानते ही हैं, ठीक है। जब भी हमें किसी वृत्त का परिमाप, पेरीमीटर या क्षेत्रफल, एरिया पता करना हो तो हम सीधे इन सूत्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें परिमाप ज्ञात करना है, पेरीमीटर ज्ञात करना है वृत्त का, तो हम लगाएंगे फार्मूला 2 पाई आर, 2 पाई आर। और अगर हमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम फार्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। हम एक उदाहरण लेते हैं। इसमें हमसे कहा गया है कि एक वृत्त का व्यास, एक वृत्त का डायमीटर, व्यास यानी डायमीटर, व्यास या डायमीटर का मतलब क्या होता है? कोई भी वृत्त हो, उसकी परिधि को, परिधि पर मौजूद दो बिंदुओं को मिलाने वाली ऐसी रेखा जो कि केंद्र में से गुजरती है, उसको हम कहते हैं व्यास। और व्यास के बारे में हम जानते हैं कि व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना होता है। d बराबर 2 टाइम्स 2 इंटू r, ठीक है। त्रिज्या का दुगुना होता है। तो हमें कहा गया है कि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है। d बराबर हमें दिया गया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस या r, त्रिज्या क्या हो गई? d/2, d/2 यानी 14/2 यानी 7। रेडियस हमारे पास में आ गई 7, त्रिज्या आ गई हमारे पास में 7। अब हमें ज्ञात करना है वृत्त का परिमाप, पेरीमीटर। परिमाप बराबर होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, ठीक है। अब
2 की जगह पर 2 रख दो, पाई की जगह पर 22/7 रख दो, इंटू आर की जगह पर, आर कितना है 7 है, 7 रख दो। 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी 44 बराबर 44 सेंटीमीटर। ये परिमाप आ गया। वृत्त का परिमाप क्या है 44 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, फार्मूले के अंदर मान रखने खाली 2 पाई आर, ये हमारा फार्मूला होता है परिमाप का, पेरीमीटर का। इसके अंदर सीधे सीधे मान रख देना। ठीक है, अगला उदाहरण लेते हैं। ये उदाहरण थोड़ा सा उल्टा है। इस उदाहरण में क्या है, वृत्त का परिमाप हमें दे रखा है। हमसे कहा गया है कि एक वृत्त का परिमाप पेरीमीटर 53 सेंटीमीटर है, उस वृत्त का व्यास यानी डायामीटर ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, देखिए हमसे कहा गया है वृत्त का परिमाप हमें दे रखा है, यानी वृत्त का परिमाप पेरीमीटर बराबर हमें कितना दे रखा है 53 सेंटीमीटर। परिमाप का फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई और आर। ठीक है, 2 पाई आर बराबर हमें दे रखा है 53। अगर हम आर की बात करें, त्रिज्या की निकालने की बात करें, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 53/2 इंटू पाई, ये हो जाएगा। और 2 पाई के अंदर जब हम मान रखेंगे तो 53 बटा ये हो जाएगा 22, सॉरी 2 इंटू 22/7, बटा 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, बटा इंटू 7 इस तरह चला जाएगा। ठीक है, तो 53 इंटू 7 इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 53 इंटू 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 371। ठीक है, और 22 दूनी 44 हो गया, इक्वल्स टू, जब भाग लगाएंगे इसके अंदर तो हमारे पास में आ जाएगा 8.43। रेडियस हमारे पास में आ जाएगी 8.43। हमसे पूछा गया है व्यास, तो हम जानते हैं d बराबर 2r, रेडियस का दुगना होता है, इसलिए d बराबर 2 इंटू 8.43, यानी d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 16.86। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फार्मूले का सीधा सीधा प्रयोग है। ठीक है, चलिए और उदाहरण लेते हैं। इस उदाहरण में हमसे कहा गया है कि एक वृत्त की परिधि, उसकी जो परिधि है उसके व्यास से उसके डायमीटर से 16.8 सेमी अधिक है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या कहा गया प्रश्नानुसार कि परिधि जो है यानी 2 पाई आर, परिधि का फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर, तो परिधि जो है उसका जो व्यास है, व्यास यानी डायमीटर, ठीक है, उससे कितना है 16.8 सेंटीमीटर अधिक है, यानी प्लस 16.8। परिधि उसके व्यास से इतना अधिक। ठीक है, दोनों इक्वल हो गई, ये हमें दिया गया है। अब व्यास का मतलब हम जानते हैं 2r होता है, 2r, तो उसको हम लिख देंगे 2 पाई r बराबर, इधर हो गया 2r प्लस 16.8। हमें ज्ञात करनी है वृत्त की त्रिज्या, यानी r हमें ज्ञात करना है, r हमें ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे, साइड चेंज कर लेंगे, इसको LHS में ले जाएंगे, 2r को LHS में ले जाएंगे, तो इधर हो गया 2 पाई r माइनस 2r बराबर 16.8 रह गया। ठीक है, अब देखिए 2 और r इधर भी है, इधर भी है, 2 और r इधर भी है, तो 2r को कॉमन ले लिया हमने, 2r, और इधर क्या बच गया
इधर होती है पाई माइनस 1, पाई माइनस 1, पाई माइनस 1 बराबर कितना हो गया 16.8, 16.8। ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है हमारे को, केवल r अगर हमें ज्ञात करना हो, r अगर हमें ज्ञात करना हो तो क्या होगा, r बराबर 16.8 अपॉन 2 इंटू पाई माइनस 1, ये हो गया हमारे पास में। ठीक है, ठीक है। अब r बराबर 16.8 को तो हमने यूं क्यों रहने दिया, अच्छा पहले ये जो 2 था, 2 को 16.8 से काट दिया हमने, तो ये हो गया कितना 8 दूनी 16 और 2 चौक 8, 8.4 आ गया। तो 16.8 की जगह तो हम लिख देंगे 8.4 अपॉन क्या बचा पाई माइनस 1, पाई का मतलब होता है 22/7 माइनस 1। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा लघुत्तम लेने पे। ठीक है, 7 ऊपर आ गया 22 माइनस 7। ठीक है, तो 22 में से 7 गए तो कितना हो गया 15, यानी हमारे पास में क्या आ गया 15/7। तो हमारे पास में क्या आ गया, ये आ गया 8.4 अपॉन 15/7। तो ये 7 क्या आ जाएगा ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है 8.5 इसको मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो कितना आ गया 59.50। तो हमारे पास में आ गया 59.50 और इसमें भाग लगाना है हमें 15 का, इसमें भाग लगाना है हमें कितने का 15 का। कितना आ गया हमारे पास में, भाग लगाएंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 3.97। तो r की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई 3.97, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, कुछ और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमें ये प्रश्न दिया गया है कि दो वृत्तों की परिधि का अनुपात 2:3 है। दो वृत्त हैं, उनकी परिधि का अनुपात हमें दिया गया है 2:3, 2:3। ठीक है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी पहले तो हम परिधि की बात करेंगे और परिधि से त्रिज्या ज्ञात करेंगे, r ज्ञात करेंगे, r को पहचानेंगे। उसके बाद में हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उनका तुलना करेंगे क्षेत्रफल में। कैसे करेंगे देखिए, माना प्रथम वृत्त की परिधि, माना फर्स्ट वृत्त की परिधि C1 व त्रिज्या R1 है तथा दूसरे वृत्त की परिधि सरकमफ्रेंस C2 व त्रिज्या रेडियस R2 है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार है C1 अनुपात C2 बराबर 2:3, 2:3। C1 यानी परिधि 1, पहले वृत्त की त्रिज्या की परिधि, तो वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है 2πr, तो इसलिए दिया हमने 2πr। r क्या है यहाँ पे R1, तो इसको लिख दिया R1 अनुपात इधर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा
2 पाई R2 बराबर 2:3। ठीक है। अब ये 2 पाई और 2 पाई ये तो हमारे क्रॉस हो जाएंगे, तो हमारे पास में क्या बचा, R1 अनुपात R2 बराबर 2:3। इसका मतलब क्या हुआ, R1 2 होगा तो R2 3 होगा। ठीक है, R1 अगर 2 है तो R2 3 है, ये मतलब हुआ इसका। ठीक है, अब देखिए R1 R2 हमें मालूम चल गया, तो अब हमें क्या करना है, अनुपातों क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, अब क्षेत्रफल का अनुपात लिख देते हैं, क्षेत्रफल का अनुपात, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो पहला वृत्त जो है उसका तो क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, पाई R1 स्क्वायर। ठीक है, और दूसरे वृत्त का क्या हो जाएगा अनुपात, पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, अब पाई से पाई कट गया, देखिए पाई से ये पाई कट गया, तो क्या बचा, R1 का स्क्वायर अनुपात R2 का स्क्वायर। ठीक है, अब R1 और R2 क्या है, देखिए R1 अगर 2 है, हमने बताया था R1 अगर 2 होगा, अनुपात क्या है 2:3, तो R2 कितना होगा 3, तो R1 की जगह पे हम 2 लिख देते हैं, तो 2 लिख दिया, तो 2 का स्क्वायर अनुपात 3 का स्क्वायर, यानी ये हो गया हमारा 4:9। तो इनके जो क्षेत्रफल हैं, इन दोनों वृत्तों का जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, उसका जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 4:9। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए और उदाहरण लेते हैं। इस उदाहरण में हमसे कहा गया है कि 4 सेमी भुजा वाले एक वर्ग के भीतर एक वृत्त बना हुआ है। एक वर्ग है, एक स्क्वायर है, जिसकी जो साइड है, जिसकी जो भुजा है वो है 4 सेमी, 4 सेमी, यानी कोई सी भी एक भुजा 4 सेमी। और हम जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों साइड्स बराबर होती हैं, तो यानी 4 4 4 7 सेमी। ठीक है, और इसके भीतर एक वृत्त बना हुआ है, एक सर्किल बना हुआ है इसके भीतर। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले तो हमें वृत्त की त्रिज्या मालूम होनी चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल अगर हमें ज्ञात करना है तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई R स्क्वायर, यानी हमें R की जरूरत है। अब R बराबर कितना हुआ, देखिए वर्ग की भुजा है 4 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम इस वर्ग का डायमीटर देखें, वर्ग का डायमीटर, वर्ग का व्यास, वर्ग का व्यास कितना है, वो भी 4 सेंटीमीटर है। मतलब इस बिंदु से इस बिंदु तक इस तरह से लाइन खींचे हम, तो वर्ग का व्यास कितना आया, वही 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वर्ग का व्यास यानी डायमीटर जब 4 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की त्रिज्या कितनी हो गई, 4/2 यानी 2 सेंटीमीटर। अब वर्ग की त्रिज्या जब 2 सेंटीमीटर हमें मालूम चल गई, वृत्त की त्रिज्या जब हमें 2 सेंटीमीटर मालूम चल गई, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया, पाई R स्क्वायर, और पाई की जगह पे हमने लिख दिया 22/7, R कितना 2 का स्क्वायर यानी 2। ठीक है, यानी ये कितना हो गया हमारे पास में, इसको टोटल कैलकुलेट करोगे तो 22 दूनी 44 और 44 दूनी 48, 44 × 2 डिवाइड बाई
ये 88 हो गया, 88 में 77, 88 डिवाइड बाई 7 कितना आ जाएगा? 7 एकम 7, 12.57, 88 में 7 का भाग लगा दिया तो 12.57 हमारे पास में आ गया। ये हमारा वृत्त का क्षेत्रफल आ गया, ये हमारा आंसर होगा। तो इस सवाल में ज़्यादा कुछ नहीं करना था, सिर्फ ये पहचानना था कि वर्ग की जो भुजा है इसका मतलब ये है वर्ग का व्यास भी 4 सेंटीमीटर है, और व्यास मालूम चल गया तो त्रिज्या हमें मालूम चल जाएगी, और त्रिज्या के मालूम चलते ही हम फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। इस सवाल में हमसे कहा गया है कि 2 सेमी भुजा वाले, 2 सेमी साइड वाले एक वर्ग के, एक स्क्वायर के परिगत एक वृत्त बना हुआ है, के चारों ओर एक वृत्त बना हुआ है। ठीक है, एक वृत्त बना हुआ है, सर्किल बना हुआ है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी एक वर्ग है, ये जो वर्ग है स्क्वायर है, इसकी भुजा दे रखी है हमें 2 सेमी, 2 सेंटीमीटर। सारी भुजाएं 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके चारों तरफ एक वृत्त बना हुआ है, सर्किल बना हुआ है, और इस सर्किल का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए वर्ग की भुजा हमें दी हुई है 2 सेंटीमीटर, यानी अगर हम वृत्त, इस वर्ग को हम नाम दे दें ए बी सी और डी। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं हम ए बी सी डी। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करते हैं? देखिए हमें मालूम है ए बी बराबर 2 है और बी सी बराबर 2 सेंटीमीटर है, दोनों भुजाएं हमें मालूम है। ठीक है, अब हम ए और सी को अगर मिला दें, ए और सी को मिला दें, डॉट वाली लाइन से मिला देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? विकर्ण हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब ये वर्ग है क्योंकि, तो इसलिए ये 90 डिग्री का कोण है, यानी ये एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी की अगर हम बात करें तो ये जो है एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज के अंदर अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो हमें ए सी इसकी लंबाई मालूम चल सकती है। अब हम इसकी लंबाई क्यों मालूम कर रहे हैं? क्योंकि हमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें वृत्त की त्रिज्या मालूम होनी चाहिए। या तो त्रिज्या मालूम होनी चाहिए या वृत्त का व्यास मालूम होना चाहिए। तो ये ए सी क्या है? वृत्त का व्यास है, डायगोनल है, विकर्ण भी है और वृत्त का व्यास भी है। ठीक है, डायमीटर भी है। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे? ए सी पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज, यहां लिख देंगे हम त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम से पीटी से क्या हो जाएगा? ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ए बी का स्क्वायर कितना है? 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस बी सी का स्क्वायर कितना हो गया? ये भी 2 का स्क्वायर हो गया। यानी कुल मिला के हमारे पास में कितना आ गया? ये 4 और ये 4 8 आ गया। ए सी स्क्वायर बराबर 8, और ए सी की वैल्यू अगर हम देखें तो उसको हम कह सकते हैं अंडर रूट 4 इंटू 2। 8 को हमने अंडर रूट 8 लिखने की बजाय 4 इंटू 2 लिख दिया, 4 दूनी 8, बात एक ही। अब इसका अंडर रूट जब हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4 का अंडर रूट तो 2 निकल करके बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट के चिन्ह के अंदर सिर्फ अंडर रूट 2 ही रह जाएगा। तो यानी 8 को हम 2 अंडर रूट 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए सी बराबर हमारे पास में क्या आएगा? 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2। ये ए सी की वैल्यू आई। ए सी क्या है? ए सी हमारा व्यास है। ए सी इक्वल्स टू डायामीटर। ठीक है, इसका मतलब अगर हम त्रिज्या की बात करें तो d/2, यानी d/2 होगा। यानी ये जो ए सी आया था 2 अंडर रूट 2, इसमें 2 का भाग लगा दो, 2 से 2 कट गया, यानी अंडर रूट 2। ये हमारी त्रिज्या हो गई, रेडियस हो गई। ठीक है, अब रेडियस हमें मालूम चल चुकी है।
पाइथागोरस थ्योरम से सिर्फ हमने रेडियस पता की है, ठीक है। पहले पाइथागोरस थ्योरम से पहले हमने व्यास प्राप्त किया, डायमीटर प्राप्त किया, और डायमीटर को आधा करके हमने रेडियस या त्रिज्या प्राप्त कर ली, ठीक है, व्यास को आधा करके, ठीक है। अब त्रिज्या हमें मालूम चल गई, तो हमारे पास में फार्मूला क्या है, अब क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू है 3.14 मान लेते हैं हम, ठीक है ना। आर का स्क्वायर करना है, यानी आर कितना है, √2, ठीक है, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। अब 3.14 यूं क्यों रह गया, √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो अंडर हट जाएगा, केवल 2 बच जाएगा, इंटू 2, ठीक है। यानी ये हो गया हमारे पास में 6.28। वृत्त का जो क्षेत्रफल आया वो 6.28 स्क्वायर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर आ गया हमारे पास। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।